व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी ग्राफ आप पढ़ चुके हैं। अब बारी है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में बेसिकली ग्राफ थोड़े कम हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर उसके टॉपिक्स को बिना ग्राफ के समझाएंगे तो बात बनेगी नहीं। जैसे सामूहिक मांग क्या है, सामूहिक पूर्ति क्या हो गया, न्यून मांग और आपका अधिक मांग। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ नहीं बनाते हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका रह जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप आंसर को किस लेवल तक रिप्रेजेंट करते हो। केवल आंसर लिखना मायने नहीं रखता, आंसर को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना मायने रखता है। तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में जहां पर आपको डायग्राम बनाना ही है। उन सभी टॉपिक्स को मैं आज आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। समष्टि अर्थशास्त्र के वन शॉट ग्राफिकल वीडियो है, यानी कि ऑल ग्राफ ऑल डायग्राम इन सिंगल वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर किया है। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसका मतलब इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एडी। सामूहिक मांग होता क्या है? जब भी आपसे इसके बारे में पूछा गया है सामूहिक मांग की व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले तो सामूहिक मांग के अर्थ को बताइए। सामूहिक मांग एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की समग्र मांग को ही सामूहिक मांग कहा जाता है। मतलब एक देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक है, वो जितने भी मांग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनका योग। तो सामूहिक मांग देश की कुल व्यय को बताता है। इसका मतलब सामूहिक मांग में दो प्रकार की मांग आती हैं, कुल उपभोग मांग और निवेश मांग, जिसको उपभोग व्यय और निवेश व्यय। और इस प्रकार से सामूहिक मांग उपभोग प्लस निवेश से बना हुआ है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो मांग है, मांग मुख्यतः निर्भर करता है किस पर? आय पर। किस पर? आय पर, यानी कि आय का ही एक भाग होता है। तो आय के आधार पर, क्योंकि आय से ही लोग व्यय करते हैं, आय के बढ़ने के साथ साथ लोगों की व्यय की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। अब बारी है इसकी ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको तालिका बनाना कंपलसरी है कि आप तालिका को बनाएं। तालिका क्या है? यहाँ पर हमें पता है कि जो व्यय है, यहाँ पर ये व्यय हुआ, व्यय हमेशा आय पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि के साथ साथ व्ययों में भी वृद्धि होती है। कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन जरूरी है। नॉर्मली आय में रैंडमली वृद्धि होती है, 0 से 200, 200 से 400, 600, 800, 1000। लेकिन व्यय कभी भी जीरो नहीं होता। जब आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तब भी आप कुछ ना कुछ व्यय करेंगे। इस व्यय को हम बोलते हैं स्वायत्त व्यय, ऑटोनोमस कंजप्शन, सी बार के थ्रू दिखाया जाता है इसको। ठीक है, अब वहीं पर जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि निवेश जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो हमेशा स्थिर होता है, अल्पकाल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो निवेश स्थिर है, तो व्यय और निवेश का टोटल होता है सामूहिक मांग एग्रीगेट डिमांड। तो 100, 200, 200 प्लस 200 400, 300 प्लस 200 500, इस प्रकार से हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। अब हमें क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? डायग्राम में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर शो करेंगे किसको? यहाँ पर हम शो करते हैं, यहाँ पर हम शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड को, जहाँ पर दिखाया जाएगा आपका उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। और ये जो यहाँ जो आता है नीचे, यहाँ पर हम दिखाएंगे आय को, यानी कि वाई। सबसे पहले हम यहाँ पर निवेश को शो करते हैं। निवेश कांस्टेंट है, तो ये जो निवेश बन रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये निवेश है आय। और वहीं पर उपभोग व्यय आय के साथ साथ इसमें वृद्धि हो चली जाती है। ये जो लाइन है ये हमारा उपभोग व्यय है, जबकि इन दोनों का टोटल इसके ठीक ऊपर बनता है। ये जो लाइन है ये हमारा क्या है? एग्रीगेट डिमांड है, जो कि उपभोग और निवेश का टोटल होता है। और इन दोनों के बीच उतना ही अंतर होता है जितना हमारा एक्स एक्सिस और आई के बीच का अंतर होता है, दोनों के। इतना ध्यान रख। इस प्रकार से हमेशा जो हमारा डायरेक्टली सामूहिक मांग वक्र बनता है, वो 0 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर क्यों चलता हुआ सीधा बढ़ता हुआ होगा। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उपभोग कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है वो है एग्रीगेट सप्लाई का, एएस। किसी भी देश में जितने भी उत्पादक है, सभी उत्पादकों की पूर्ति का योग सामूहिक पूर्ति होता है। और सामूहिक पूर्ति का योग हमेशा उस देश की जो है आय को बताता है। किसको बताता है? इनकम को बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि सामूहिक पूर्ति उस देश की जीडीपी यानी कि आय के बराबर थी, आय का, क्योंकि आय के दो भाग होते हैं, व्यय प्लस बचत यानी कि एस प्लस सी। तो इस प्रकार से सामूहिक पूर्ति का भी दो अंग होता है, सी प्लस एस यानी कि उपभोग व्यय प्लस बचत। अब क्योंकि डायरेक्टली ये जो है आय का ही हिस्सा है, आय ही सामूहिक पूर्ति है, इस प्रकार से हम देखेंगे। अगर उसको सही तरह से दिखाएंगे तो तालिका जब बनाएंगे, ये इनकम है बढ़ता हुआ है, इनकम के साथ साथ हमारा उपभोग व्यय में वृद्धि होगी और सेविंग में भी वृद्धि होगी। जब जीरो इनकम पर हमारा कुछ उपभोग होता है, ये होता है ऑटोनोमस कंजप्शन। इस लेवल पर हमारा सेविंग जो होगा वो माइनस में होता है। ऐसे में सी प्लस एस इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, जीरो। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, कंजप्शन बढ़ रही है, हमारा सेविंग, तो ऐसे में एग्रीगेट सप्लाई भी हमारा बढ़ता हुआ हो रहा है। हम देखेंगे सेविंग और आय यानी कि इनकम दोनों ही आपस में बराबर है। जब आय और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही हमारा बराबर है, इस प्रकार से ये जो है हमारे साथ जीरो से शुरू होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने शुरू किया इनकम को, यहाँ दर्शाते हैं एग्रीगेट सप्लाई को, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे सीधा बढ़ता हुआ एक रेखा होगी एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कैसा बनाएंगे, ये लाइन हो गया, ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, उसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा एग्रीगेट सप्लाई। अल्पकाल में एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नहीं बढ़ता है, एक समय जाके ये जाता है और क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब ये बढ़ता हुआ है। जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा ऊपर की ओर। नेक्स्ट है उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति क्या बताता है कि उपभोग प्रवृत्ति ये दर्शाता है कि आय और उपभोग में अनुपातिक संबंध होता है। उपभोग आय का ही एक भाग है, हालांकि आय नहीं हो तब भी उपभोग होगा, लेकिन वो मिनिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे आय में वृद्धि होती चली जाती है, हमारे उपभोग की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है। ऐसे में जब आय और उपभोग से संबंधित हम ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान में ये रखना है कि ये तो हो गया हमारा आय नीचे, यहाँ हम दर्शाएंगे उपभोग को। किसको दर्शाएंगे, उपभोग को। तो जीरो इनकम पर जब इनकम हमारे जीरो है तो कितना खर्च कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर उपभोग वक्र हमेशा हमारा, ठीक है ना, जीरो से ठीक ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये कभी भी जीरो को नहीं छुएगा, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है बचत प्रवृत्ति। बचत प्रवृत्ति बचत और आय के बीच के संबंध को बताता है। हालांकि जब हमारा उपभोग कुछ होता है 0 डिग्री पर, उस टाइम हमारा बचत माइनस में हो जाता है। तो जब भी बचत वक्र बनाएंगे वो जीरो से नीचे यानी कि ये माइनस से होता हुआ माइनस से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, ठीक है। जिस बिंदु पर उपभोग और आय आपस में बराबर हो जाता है उस बिंदु पर हमारा सेविंग जीरो होता है, यानी कि उसी बिंदु पर हमारा जो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस को छूता हुआ कटेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हमारा इनकम वक्र बताता है और इसको काटता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इनकम सेविंग हमेशा माइनस से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और स्वायत्त विनियोग। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक ऐसा निवेश का होना जरूरी है जो आय स्तर से अलग होता है, जिस पर आय का कोई प्रभाव नहीं होता है। देश के विकास के लिए सरकार के द्वारा किया जाने वाला निवेश ये आय रहित होता है, मतलब आय का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि देश के विकास के लिए इतना निवेश तो करना ही होगा। उसको स्वायत्त निवेश के नाम से जानते हैं, जिस पर अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो स्वायत्त निवेश वक्र होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल सीधी रेखा होती है, मतलब इनकम के बढ़ने या इनकम के घटने पर इस निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इसलिए एकदम पैरेलल लाइन होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, एक ऐसा निवेश जिस पर आय प्रभाव होता है, यानी कि ऐसा निवेश जो आय को ध्यान में रखा हुआ धन। निवेश जब किया जाता है दो प्रकार की आय पर ध्यान रखा जाता है, या तो यहाँ पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है या तो लाभ पर। आप कहीं किसी बिजनेस किसी को पैसा ये तो उधार देंगे या बिजनेस खोलेंगे, तो आय को ध्यान में रखकर जब निवेश किया जाता है तो उसको प्रेरित निवेश होता है। जहां पर आय की मात्रा बढ़ेगी वहां पर निवेश की मात्रा में भी वृद्धि होगी, तो आय में वृद्धि से निवेश में वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये जो वक्र होता है ठीक सप्लाई की तरह नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के नाम से इसको जानते हैं। संतुलन आय का निर्धारण। संतुलन आय का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
आय में वृद्धि के साथ साथ सामूहिक मांग में वृद्धि होती है, साथ ही साथ सामूहिक पूर्ति में वृद्धि होती है। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर आय, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति तीनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उस स्थिति को सामूहिक मांग कहते हैं। उसके अलावा दो स्थिति और बनती हैं, यहाँ पर सामूहिक मांग ज़्यादा है, सामूहिक पूर्ति कम है, और यहाँ पर सामूहिक पूर्ति ज़्यादा है और सामूहिक मांग कम है। तो इस प्रकार से एक ही बिंदु होता है जब दोनों आपस में बराबर होता है, उसी बिंदु पर देखिए ये सामूहिक मांग वक्र हो गया, ये सामूहिक पूर्ति वक्र हो गया, दोनों इस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस बिंदु को बोलते हैं हम पूर्ण रोजगार का बिंदु, पूर्ण रोजगार, और इस स्थिति को बोलते हैं संतुलन आय स्तर। ठीक है, ये होता है संतुलन आय स्तर, दोनों से मिलकर बनता है। अब बचत और विनियोग दृष्टिकोण से भी होता है। पहले वाला तो मैंने बताया किसके आधार पर, सामूहिक मांग सामूहिक, लेकिन अर्थव्यवस्था में संतुलन का स्तर जो है बचत और निवेश के थ्रू भी होता है। एक ऐसा बिंदु जहां पर अर्थव्यवस्था का बचत उस अर्थव्यवस्था के निवेश के बराबर, क्योंकि बचत वृद्धि होती चली जाती है आय के साथ साथ, लेकिन निवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक बिंदु ऐसा जरूर आता है जहां पर निवेश और आय दोनों बराबर हो। जिस बिंदु पर ये दोनों बराबर होंगे, ये ठीक वही बिंदु होगा जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हुई होगी। तो इस प्रकार से निवेश रेखा तो ये कांस्टेंट रेखा है, ये वाली आई, लेकिन जो बचत वक्र है वो माइनस से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता होता है। लेकिन एक ऐसा बिंदु जहां पर बचत वक्र निवेश वक्र को प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं कौन सी बिंदु, संतुलन स्तर। तो ये संतुलन बिंदु बन जाता है, ध्यान में रखना इस चीज को। इसके बाद एक पॉइंट और है न्यून मांग। न्यून मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर संतुलन स्तर के लिए जितनी मांग आवश्यक है, मांग उससे कम हो जाती है, और मतलब पूर्ति की तुलना में जब मांग कम होती है, उस स्थिति को हम न्यून मांग के नाम से जानते हैं। और न्यून मांग अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशनरी गैप यानी कि अविस्फीतिक अंतराल को दर्शाता है, जो कि आगे चल के कौन सी समस्या बन जाती है, मंदी की समस्या बन जाती है। तो इसका मतलब साफ है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अविस्फीतिक अंतराल क्या होता है, पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक मांग जितनी आवश्यक है वास्तव में, उससे उसकी सामूहिक मांग कम होती है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड होता है वो कम होता है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए देश के लिए सामूहिक मांग हमें जरूरी है 100 मजदूर की, लेकिन काम किए आ रहे हैं 80 मजदूर, तो दोनों के बीच में जो 20 मजदूर है ये क्या है, कम है, तो इसको बोलते हैं न्यून मांग, कम का होना। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल में यहां पर है ये सामूहिक पूर्ति है, ये सामूहिक मांग है, ऐसा होना चाहिए, ये संतुलन के लिए जरूरी है। जहां पर संतुलन बिंदु कौन सा हो रहा है, ई। इस स्थिति में हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि पूर्ण रोजगार का बिंदु होगा। लेकिन हुआ ये कि मांग यहां ना होके मांग इस बिंदु पर बन गया, ये डॉट डॉट जो दिखा रहा है, ये हमारा सामूहिक मांग है वास्तविक, यानी कि इतना हो गया। तो नया बिंदु कहां पर बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया। तो इन दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है, जितना होना चाहिए था और जितना वास्तव में है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसी को बोलते हैं न्यून मांग या डिफ्लेशनरी गैप। ऐसे में आय जहां होनी चाहिए, आय का स्तर उससे पहले ही निर्धारित हो जाता है, इसको बोलते हैं अपूर्ण रोजगार। क्या बोलते हैं, अपूर्ण रोजगार। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही बेरोजगारी को बढ़ाता है। ये हो गया आपका न्यून मांग की स्थिति। एक दूसरा है अधिक मांग या अत्यधिक मांग। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां अर्थव्यवस्था में सामूहिक पूर्ति के तुलना में सामूहिक मांग ज़्यादा होती है, या यूँ कह सकते हैं कि आवश्यक जितनी सामूहिक मांग होनी चाहिए, जितनी जरूरी है, उससे ज़्यादा मांग हो जाती है, जिससे कारण अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है, जिसको हम नॉर्मल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, महंगाई की स्थिति बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर मांग ज़्यादा, सप्लाई कम है। सप्लाई की तुलना में मांग जब भी ज़्यादा होती है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और महंगाई की स्थिति आ जाती है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए नॉर्मली हमारा सामूहिक मांग कहाँ होना चाहिए, इस वाले बिंदु पर। ठीक है, इस वाले बिंदु पर सामूहिक मांग होना चाहिए, और यहाँ पर सामूहिक पूर्ति वक्त से ये बराबर होकर ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, सामूहिक मांग यहाँ ना हो गया, सामूहिक मांग इस बिंदु पर हो गया, ये वाला बिंदु सामूहिक मांग का हो गया। क्योंकि सामूहिक पूर्ति तो बढ़ नहीं सकती, एक टाइम के मैंने अभी तक सामूहिक पूर्ति क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो नया मांग और नई ये पूर्ति क्या, क्योंकि पूर्ति बढ़ नहीं रही है,
मांग में वृद्धि है, तो ऐसे में केवल क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है बेटा, इन दोनों का जो गैप दर्शाता है कि प्राइस पे बढ़ गया, महंगाई बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को जो है हम जो है क्या बोलते हैं, इस ग्राफिकल द्वारा दर्शाते हैं। ये हमारा सामूहिक मांग यहाँ होना चाहिए, लेकिन वास्तव में सामूहिक मांग कहाँ हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, जो पूर्ति है नॉर्मली यहाँ तक हमारा हो सकती है मैक्सिमम, इसके बाद पूर्ति ना बढ़ के आगे की ओर बढ़ जाती है, ये पूर्ति हो गई। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम अधिक मांग, और इसके कारण जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाती है। ठीक है, फिर है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। विदेशी विनिमय दर की निर्धारण की जब भी बात करते हैं, यह है परिवर्तनशील, लोचशील, परिवर्तनशील या फिर लोचशील विनिमय दर प्रणाली। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर विनिमय दर का निर्धारण जो है विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के आधार पर होता है। मतलब जिस बिंदु पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति आपस में बराबर होगी, उसी बिंदु पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। मांग तब करते हैं जब हमें किसी को भुगतान करना होता है, और पूर्ति तब होती है जब हमारे पास पैसे आते, विदेशी विनिमय आता है निर्यात के माध्यम से। तो ऐसे में ये है मांग और ये पूर्ति दोनों ही एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसी को बोलते हैं संतुलित विनिमय दर, और इसी विनिमय दर पर ही एक देश का दूसरे देश के साथ लेन देन पूरा किया जाता है और इस ग्राफ के थ्रू दर्शाया जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, सचित्र वर्णन कीजिए, तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा इस चित्र को जरूर बना दीजिएगा, तब जाके ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में इतने ही ग्राफ थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, और सारे ग्राफ मैंने डिटेल से समझाया है। लेकिन आपको लगता है तब भी कोई डाउट रह गया है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। वेट कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। समष्टि अर्थशास्त्र का भी अलग बनेगा और व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी अलग बनेगा, ताकि आप इजीली समझ सके। थैंक यू एंड बाय।